गुड मॉर्निंग क्लास। बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट फर्स्ट चैप्टर हमारा मनु चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज के लेक्चर का टॉपिक है परराष्ट्र नीति और संबंध। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में बताया है, वरन मनु ने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला मंडल सिद्धांत और दूसरा षाटगुण्य नीति। पहले हम देखते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। मनु का मानना है कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है और विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है और मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है, ऐसा मनु का मानना है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि अर्थात शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु राज्य, उसके आगे का मित्र और उससे आगे का अरि मित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं, जो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए कि कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पार्ष्णिग्रह अर्थात पीछे का शत्रु और पार्ष्णिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांता अर्थात शत्रु का शत्रु या पीठ का मित्र है। इससे आगे के 2 राज्य पार्ष्णिग्रह सार और आक्रांता सार हैं। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पार्ष्णिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांता पार्ष्णिग्रह का पड़ोसी होने के कारण पार्ष्णिग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। अब जो 2 राज्य और दिखाई दे रहे हैं, मध्यम और उदासीन, तो इनमें मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से परे या दूर होता है। यह बहुत शक्तिशाली राज्य होता है। इन तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है और उनके परस्पर न मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्यमंडल कहलाता है। इस सिद्धांत का मूल आधार
यह मान्यता है कि एक सफल शासक को हमेशा शत्रुओं की संख्या को कम से कम और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की संभावना है। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्यमंडल में शक्ति संतुलन को आघात या नुकसान पहुंचने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना बनानी चाहिए जिससे कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में बना रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखे और अधिक मजबूत करने का प्रयास करे, और मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को निर्बल या कमजोर करें और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करें कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस ही न कर सकें। अब हम देखते हैं षाटगुण्य नीति। षाटगुण्य का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। षाटगुण्य नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों को बताती है। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों में इन 6 स्थितियों में से अलग अलग विकल्पों का चयन करें। षाटगुण्य नीति के 6 लक्षण या स्थितियां इस प्रकार है। फर्स्ट है संधि। यदि राजा को ऐसा लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे, इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से राज्य को फायदा होने वाला है, तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं, समान कर्मा संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच संधि, असमान कर्मा संधि अर्थात असमान शक्तियों के बीच संधि। सेकेंड पॉइंट है विग्रह। विग्रह का अर्थ युद्ध है। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने या उसे परेशान करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाना चाहिए जब राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हो। मनुस्मृति में विग्रह के 2 भेद बताए गए हैं। शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, तो यह विग्रह का प्रथम रूप है। और दूसरा रूप यह है कि जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही अंतर है। यान विग्रह से कुछ आगे है। विजय की इच्छा से या दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को मजबूत देखे तथा उसे ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष कमजोर या निर्बल स्थिति में है। मनु ने यान के 2 भेद बताए हैं। जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राजा अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो यह यान का प्रथम रूप है।
परंतु जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और वह मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे तो यह यान का दूसरा रूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आसन। अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर कुछ समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। आसन थोड़े समय के लिए या अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। इसको अपनाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं शक्ति अर्जित करना, शक्ति का संवर्धन करना। तो मनु ने आसन के दो रूप बतलाए हैं। प्रथम सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर अपनाया गया आसन और दूसरा मित्र के अनुरोध पर अपनाया गया आसन भाव। नेक्स्ट पॉइंट है द्वेदी भाव। मनु के अनुसार द्वेदी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु राजा को यह परामर्श देता है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। लास्ट पॉइंट है संश्रय। संश्रय का अर्थ बलवान या शक्तिशाली का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा द्वेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं हो तो उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना चाहिए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान या शक्तिशाली राजा नहीं मिलता है तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। देखते हैं उपाय। उपाय का आशय है वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। मनुस्मृति में 4 उपाय साम, दाम, भेद और दंड माने गए हैं। मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपायों से व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है साम। साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। यह नीति सामान्यतया कमजोर विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है दाम। प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा किसी अन्य रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। तीसरा पॉइंट है भेद। भेद का अर्थ है फूट डालना और मनु का विचार है कि सबल शत्रु राजा उसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती हो उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद के उपाय को 2 रूपों में अपनाया जा सकता है। पहला तो सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच में फूट या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। दूसरा संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों जैसे अमात्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर दी जाए जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है दंड। दंड का अर्थ है युद्ध और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी करना चाहिए जब अन्य 3 उपाय साम, दाम और भेद निरर्थक हो जाए, सफल नहीं हो। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव दिया गया है और वो इसलिए कि इस उपाय को अपनाने से स्वयं राजा को भी हानि उठानी होती है।
मनु का विचार है कि राजा साम दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयास करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। पर कतिपय परिस्थितियों में यदि युद्ध अनिवार्य ही हो जाए, ऐसा हो जाए कि युद्ध ही करना होगा, तब निशंक होकर युद्ध का आश्रय लिया जाना चाहिए। तो इस तरह का मनु ने विचार व्यक्त किया है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।